वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये जिज्ञासा आपका क्या है, क्लास 6 का साइंस है जो कि एनसीईआरटी है और ये ओरिजिनल बुक है एनसीईआरटी का। जो पीडीएफ वगैरह में आप लोग देखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना। और इस बार क्या हुआ है कि कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है। नया एनसीईआरटी का बुक आ चुका है, आपका 6 to 8 तक आ चुका है और 9 to 12 तक का जो है आने वाला है। इसको लेके जो है हम स्टार्ट किए क्लास 6 का बुक, जिसमें कि चैप्टर 1 आपका हम कल कंप्लीट करवा दिए थे और इस बुक को हम बहुत बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए भी कि जो जनरल कंपटीशन वाले हैं वो तो देख लेंगे, उनको तो फ़ायदा करेगा ही, साथ में जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कल हम किए थे चैप्टर 2 सजीव जगत में विविधता को, बहुत अच्छे से किए थे और आप लोगों का रिस्पॉन्स वैसा नहीं रहा, बट हाँ ठीक है, कोई नहीं। आप लोग, मेरा काम है वीडियो को रेगुलर करना, आप लोग अपना काम कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 1 जो था वो कुछ भी नहीं था, इसके लिए स्किप कर दिए थे, बस वो समझाया गया था कि साइंस क्या होता है। तो साइंस वही है जो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, सभी तो साइंस ही है ना। तो वही चीज़ आपको समझाया गया था। बाकी आज का चैप्टर हमारा है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो कौन निरोगी है? कौन निरोगी है? यह व्यक्ति जो समय और स्थान अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वो निरोगी है। ये संस्कृत में का श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेदू और मिष्टी प्रतिदिन कहाँ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज के विचार पढ़ते थे। हम लोगों के टाइम में भी स्कूल पे डेली जब जाते थे तो एक नया थॉट, या डेली आप लोगों को एक नया थॉट सोच के जाना होता था। जो पहले जाता था वो सबसे पहले बोर्ड पे लिखता था। ठीक है, तो हम लोग में ऐसा रूल था, आप लोगों का पता नहीं, बट हमारे स्कूल में ऐसा रूल था, हम लोग भी लिखा करते थे। ठीक है, आज का विचार अन्येन जतानी जीवंती, पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है कि आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका अन्यन जतानी जीवंती, इसका अर्थ होता है कि आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं हम क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 3.1 को ध्यान से देखिए। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आहार मतलब जो भोजन हम लोग करते हैं वो। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थ के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। ये तालिका बना हुआ है, इसमें आपको बताना है कि आपने सोमवार को क्या खाया, मंगलवार को क्या खाया, बुधवार को क्या खाया, गुरुवार को क्या, शुक्रवार को क्या, शनिवार को क्या और रविवार को क्या। सभी खाने वाली सामग्रियों को आपको यहाँ पे जो है नोट करना है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? ऑब्वियसली अलग अलग होती है। सुबह के टाइम में आपको मन करेगा कुछ फ्रूट खा के देखें, फ्रूट खाना भी चाहिए, है ना। उसके बाद आपको दोपहर में आपको रोटी चावल खाने का इच्छा होगा। शाम में फिर कुछ आपको जो है हल्का फुल्का नाश्ता के लिए चाहिए होगा। फिर रात में आपका डिनर चाहिए होगा, उसमें भी रोटी चावल जो आपको खाना है आप खा सकते हैं। तो मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ खाने का जो है वो क्रेविंग होता है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता और अंतर ढूंढिए कि आपने क्या खाया और आपके जो मित्र थे वो क्या खाएं। इस दोनों में डिफरेंस देखना है। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। ऑब्वियसली कोई रोटी खाया, कोई चावल, कोई सब्जी खाए होंगे, कोई साग खाए होंगे, कोई दाल खाए होंगे। इस तरीके से सब में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिला होगा। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्य के आहार में ऐसी विविधता है? अलग अलग स्टेट का एक अपना अपना जो भोजन है, जैसे पंजाब का देख लीजिए, सरसों दी साग मक्का दी रोटी, है ना। हमारे बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है। साउथ में चले जाइएगा तो इडली सांभर डोसा ये सब वहाँ का फेमस हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग राज्य का भी खान पान जो है वो अलग अलग है। तो विभिन्न क्षेत्रों के आहार को देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का आहार क्रियाकलाप 3.2 में आइए खोज करें। भारत के विभिन्न राज्य में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसल के प्रकार का पता लगाएं। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ सकते हैं।
इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्य के बारे में जानकारी एकत्रित करें। अन्य राज्य के बारे में 28 राज्य हैं, आप इस 28 राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं, जैसे यहाँ पे आपको कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एग्जाम्पल में पंजाब राज्य का। पंजाब राज्य के जो उगाई जाने वाली फसल है वो मक्का है, गेहूँ, चना, दाल पंजाब में उगाई जाती है। यहाँ खाया जाता है मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सभी पंजाब का है ना। वहाँ पे पीने की चीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं लस्सी, छाछ, दूध और चाय को। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल उगाया जाता है। वहाँ पे इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी। नारियल तो इतना उन लोगों को फेमस है साउथ में खास करके कि बता नहीं सकते, हर चीज़ में लोग नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रागी मुड्डे, पाल्या, रसम, चावल, ये सभी का इस्तेमाल कर्नाटक के लोग खाने में करते हैं। पीने के लिए छाछ, कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल करते हैं। मणिपुर में देखिएगा तो उगाया जाता है चावल, बांस और सोयाबीन। चावल, बांस और सोयाबीन मणिपुर में। उसके बाद यहाँ के खान पान की अगर हम बात करें तो चावल, इरोमा एक प्रकार की चटनी है। ऊती जो कि पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, ऊती। सिंगजू, कांगसोई, ये सभी मणिपुर की है। और बिना दूध के चाय ये लोग पीते हैं मणिपुर के लोग। ऐसे ही अलग अलग राज्यों का भी अलग अलग चीज़ है। क्या हमें देश के विभिन्न राज्य में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों? अलग अलग राज्य में जो लोग अलग अलग आहार लिए हैं उसमें क्या विविधता दिखाई दी? अगर दी तो ऐसा क्यों हुआ? तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थ की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्य में खाए जाते हैं, वही कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थ और स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आप पारंपरिक खाद्य पदार्थ और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसल के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसल पर आधारित होता है, कि वहाँ जो फसल उगाई जाएगी लोग उसी का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के जो है पकवान बनाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी होती है, जलवायु भी यहाँ अलग अलग प्रकार की होती है। इसके विभिन्न क्षेत्र में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग फसल इसलिए उगाई जाती है कि अलग अलग जगहों पर जलवायु की परिस्थिति अलग अलग है। इसलिए कहीं पे गेहूं होता है तो चावल नहीं, कहीं चावल देखेंगे तो दलहन नहीं, इस तरीके से, क्योंकि वहाँ की जलवायु उसके अनुकूल नहीं होती है। ठीक है। अगला है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्ति उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसल की खेती स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है भारत में। अब है समय के साथ भोजन पकाने की पद्धति कैसे परिवर्तित हुई समय के साथ। चलिए समझते हैं। आपने सीखा कि विभिन्न राज्य में खान पान की आदत भिन्न भिन्न है। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धति एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धति परिवर्तित हो गई? आइए पारंपरिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से, उनके वयोवृद्ध मतलब कि जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, उन लोगों से अपने खान पान की आदत और भोजन बनाने की पद्धति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्न की सूची तैयार कीजिए। नमूना है तो कुछ प्रश्न निम्नलिखित है, जैसे किस प्रकार खाना आप अभी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? पिछले कुछ वर्ष में खाना पकाने की पद्धति किस प्रकार परिवर्तित हो गई? जैसे सबसे पहले लोग क्या करते थे कि दो पत्थल को घिस के आग जलाते थे, मिट्टी के अंदर चूल्हा खोद के उसमें जलावन डाल के वो लोग, पहले तो सबसे पहले पकाया नहीं जाता था, कच्चा खाया जाता था मांस। धीरे धीरे आग का खोज आविष्कार हुआ, फिर लोग पकाने लगे, तो इस तरीके से पकाना स्टार्ट किए, आग जला के, जैसे आप अभी हम लोग घूड़ा जलाते हैं उस तरीके से। धीरे धीरे उसको क्या हुआ कि मिट्टी के चूल्हा में परिवर्तित कर दिया गया। अब उसको समाप्त करके जो है धुआं रहित देश बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग टाइम में भी देखे कि जो खाना पकाने की पद्धति थी उसको परिवर्तित किया गया। खान पान संबंधित ये बदलाव किस कारण हुए? तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों की साक्षात्कार ले कुछ। अब देखिए यहाँ देख लिए ना, पारंपरिक चूल्हा
आधुनिक चूल्हा, है ना। पहले लोग क्या करते थे, सिलवट का इस्तेमाल करते थे मसाला पीसने के लिए। अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया है मसाला पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए। पहले लोग आटा पीसने के लिए एक चक्की आता था इस तरीके का, ठीक है, इसमें इस तरीके का डंडा लगा होता था, इसका इस्तेमाल लोग करते थे, ठीक है, इस तरीके का, इसमें डाल के दाना जो है पीसा जाता था। अब क्या मशीन सब आ गया, मशीन से पीसा जाता है। घर में किन्हीं लोगों के घर में शायद कभी देखने को मिल जाता है। तो आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धति, जिन्हें पाक पद्धति कहते हैं। पाक पद्धति क्या होता है? जो भोजन पकाने की हमारे पास विधि है, जो पद्धति है, उसे हम पाक पद्धति कहते हैं। समय के साथ परिवर्तित हो गई पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धति में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हे का उपयोग किया जाता था पहले के समय में, जो कि आपने अभी देखा है। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करने लगे हैं। ये भी आप देख लिए। कुछ पहले लोग पत्थर के सिलवट्टे का उपयोग करते थे, हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। और इन दिनों में खाद्य पदार्थ को आसानी से पीसने के लिए जो है इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यानी विद्युत चलित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। विद्युत चलित पिसाई मशीन का। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधि का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धति में से ये परिवर्तन क्यों हुआ? समय के साथ ये बनाने की जो पद्धति है परिवर्तित क्यों हुआ? इन परिवर्तन के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। ये जो परिवर्तन हुआ इसका यही कारण है ना कि तकनीकी विकास हुआ, बेहतर परिवहन मिला और बेहतर संचार साधन हो गया, जिसके कारण ये सब चीज़ जो है परिवर्तित हो गई। अब सब सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है, पहले नहीं थी। भोजन के घटक में क्या क्या हैं? चलिए हम समझते हैं भोजन के घटक। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। ये महोत्सव जो मनाया जा रहा है इसका थीम था स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थी को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। डॉक्टर पोषिता विद्यार्थी को समझाती है कि स्वास्थ्य ही हमारा परम धन है। मान लीजिए किसी दिन आपको फीवर लगता है, क्या आपको पढ़ने का मन करता है? नहीं, उस दिन ना पढ़ने का मन होता है ना खाने का मन होता है, पूरे दिन कुछ करने का, कोई काम करने का मन ही नहीं करता है, ठीक है, बस सोए रहने का इच्छा करता है। इससे ये पता चलता है कि उस दिन आपके पास कितना भी सब कुछ रहे, लेकिन अगर आपका हेल्थ खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास सारे सुख सुविधाएं होंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप एक खाना बना के खुद से भी नहीं खा सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है, इसीलिए हमारा हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते तो आपको कैसा अनुभव होता है? बहुत कमजोरी टाइप का लगता है, वीकनेस लगता है, बस सो जाए, ऐसा होता है ना। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ, कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? एक धावक क्या करता है, देखे होंगे, जब वो मैराथन में जाते हैं, जब रनिंग के लिए जाते हैं तो वो पानी वगैरह अच्छे से पीते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इनसे जो है रिसेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में से एक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास, आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। कुछ फल है, कुछ साग है ना, कुछ वेजिटेबल है जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ये सभी कार्बोहाइड्रेट समृद्ध फल, फ्रूट और फल फ्रूट एक ही हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन्स हैं। बाजरा हो गया, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, केला, अनानास, आम, मक्का, ये सभी कार्बोहाइड्रेट युक्त हैं। अब है कि क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारे घर में शुगर होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? सर्दियों के दिन में लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी हो सकता है। बहुत तो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग चीनी का। चीनी से ज़्यादा अच्छा गुड़ होता है, ठीक है, हमारे हेल्थ के लिए।
गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे हम वसा कहते हैं। क्या होता है, जो भी तेल है हमारा, जो घी है, ये सभी वसा है यानी फैट है। ध्यान दीजिए, याद होगा कि जब कोई बहुत हेल्दी हो जाता है तो क्या सोचता है, अरे ऑयली सामान खाना बंद करो, घी खाना कम करो, है ना, क्योंकि इस में फैट पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है, हाँ मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। ये वसा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधे से भी प्राप्त होता है और एनिमल से भी प्राप्त होता है। पेड़ पौधे में मूंगफली हो गया, अखरोट, बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। ये सभी आपका पादप से मिलने वाला है। मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवा, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज, वसा। उसके बाद आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में हमें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया जाता है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारा शरीर जो ऊर्जा लेता है वो कहाँ से, तो वसा से मिलता है। यहाँ पे ध्रुवीय भालू के बारे में दिया है कि ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। क्या होती है, बहुत वसा होती है। ये वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद मतलब शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। एक समय होता है जब इनको खाना नहीं मिलता है, इसको ध्रुवीय भालू को, तो इसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में करता है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन, दूध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दूध उत्पाद और दाल प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ी को अपने मांसपेशी बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसको, खिलाड़ी को। कई लोग प्रोटीन पौधे के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत हैं, जैसे दाल हो गया, फली, मटर, मेवे। ये सभी प्रोटीन युक्त हैं, दाल, फली, मटर और मेवे। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत हैं, दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस। ये सभी एनिमल से मिलता है। ये सभी जो है प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करती है। प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर में क्या है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करती है, वृद्धि और मरम्मत में। इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को नोट कर लीजिएगा। अब आता है कि बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाता है। अगर जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाता है, उनको देखिएगा उनका ग्रोथ कम होता है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? यहाँ पे दिया है कि क्या आपने कभी छत्रक, दैट मीन्स मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थान पर उगते हैं। मशरूम भी एक प्रकार का कवक ही तो है। क्या है? कवक है, जो कि आर्द्र भूमि पर उगता है। खाद्य मशरूम प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मशरूम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपको क्या लगता है कि हमें दैनिक आहार में फल, साग भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आपको पता है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययन को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटक के महत्व को समझें कि क्यों। अध्ययन एक में है कि पुराने समय में लंबी यात्रा के दौरान नाविक अक्सर मसूरों में रक्तस्राव और सूजन से प्रेरित हो जाते थे। नाविक जो थे पहले लंबी यात्रा के दौरान जाते थे तो उन्हें अक्सर क्या होता था, मसूरों में दर्द होता था और उससे ब्लड निकलता था और सूजन हो जाता था। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविक ने नींबू और संतरे का सेवन किया वो इस रोग से मुक्त हो गए। मसूरों से रक्त का आना और उनमें सूजन का होना स्कर्वी रोग का लक्षण है। किसका? स्कर्वी का लक्षण है। और इसमें अगर भरपूर मात्रा में अगर विटामिन सी ली जाए तो इसे दूर किया जा सकता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सिंपल सा यहाँ समझ सकते हैं। अब अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि स्कर्वी रोग कैसे ठीक होगा? स्कर्वी रोग के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत होगी। तो नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। तो ये तो हम विटामिन सी के बारे में समझे। अब है अध्ययन 2।
अध्ययन 2 में है कि 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंघा नामक रोग का लक्षण है। घेंघा नामक रोग का, इस तरीके से अभी भी देखते होंगे कि पुराने जमाने के लोगों में कुछ लोगों में ये देखने को मिलता है। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसको घेंघा रोग बोलते हैं। घेंघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मानदंड के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया। आप देखते हैं नमक का प्रचार भी आता है तो कहता है आयोडीन युक्त नमक, है ना, जिसे आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। अब है अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? तो आपने समाचार पत्र और विज्ञापन के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, NaCl ही है, जिसे वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण में मिलाए जाते हैं। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वो कच्छ के छोटे रण और गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटक के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए प्राप्त करते हैं। दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.4, आइए सर्वेक्षण करें। तो क्रियाकलाप 3.4 को हम देखते हैं। दिया है कि विभिन्न खाद्य घटक के स्रोत और कार्य का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। अब हम ये 3.5 चार्ट को देखते हैं कहाँ बना हुआ है। तो ये है 3.5 का चार्ट, इसको हम देखेंगे, ठीक है। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। पहले देख लेते हैं। इसमें विटामिन और खनिज और अन्य स्रोत का पता लगाएं, साथ ही इन खाद्य घटक की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण को समझें। अपने पड़ोस में जाएं और लोगों से बातचीत कीजिए। पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार की जांच परियोजना की जा सकती है। शिक्षक के मार्गदर्शन में इन लक्षण को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए। उनके आहार के साथ भोजन की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए कि किस भोजन की कमी से कौन सा लक्षण दिख रहा है, कौन सी बीमारी उनके अंदर है, ये आप लक्षण से पहचान सकते हैं। देखे गए लक्षण से संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दिए गए हैं। उन्हें चिकित्सा से परामर्श लेने को कहिए। चलिए हम देखते हैं भोजन के घटक में विटामिन या खनिज, उसका कार्य क्या है, स्रोत क्या है, स्रोत मतलब कहाँ से मिलेगा, अभाज्यजनक रोग का विकार, अभाज्यजनक में इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, और जब वो रोग होगा तो लक्षण कैसा दिखेगा। सबसे पहले विटामिन ए से आँख और त्वचा को, विटामिन ए जो है इसका काम है आँख और त्वचा को स्वस्थ रखना। आँख और त्वचा को, इसका स्रोत है विटामिन ए का पपीता, गाजर, आम, दूध। इससे विटामिन ए जो कमी होगा, इससे आपको दृष्टि जो है आँख से दिखना कम हो जाएगा, है ना, आपका स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लक्षण दुर्बल दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, है ना, रतौंधी जिसको बोलते हैं। कभी कभी जो है पूर्ण रूप से दिन में भी देखना बंद हो जाता है, इसीलिए आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। विटामिन बी1 से हृदय, इसका काम है कि हृदय को ये स्वस्थ रखता है और शरीर के विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। जब आपका हार्ट सही रहेगा तो शरीर आपका अच्छे से काम करेगा। इसका स्रोत है फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ, ठीक है, ये सब हो जाएगा। इसकी कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी। इसका लक्षण है कि सूजन हो जाता है, हाथ और पैरों में जलन या झंझनाहट होती है, सांस लेने में परेशानी होती है विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन सी जो है ये, इसका काम है शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन सी हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। इसका स्रोत है आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा और नींबू। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू सभी विटामिन सी के स्रोत हैं।
इससे स्कर्वी होता है, दांत मसूड़े से खून आता है। घाव भरने में अधिक समय लगना, अगर इसकी कमी हो जाता है तो घाव भरने में भी आपको अधिक समय लगेगा। विटामिन डी, विटामिन डी जो है इसमें अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम अवशोषण में सहायक होता है। यानी विटामिन डी आपके अस्थि और दांत के लिए, अस्थि मतलब हड्डी। विटामिन डी का सोर्स मेन है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली और अंडा, ये भी विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स रोग होगा। कौन रोग? रिकेट्स। इससे क्या होगा कि आपकी अस्थि यानी हड्डी जो है वो मुलायम होकर मुड़ जाएगी। अब है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारे दांत और हड्डी के लिए है। कैल्शियम की कमी से भी आपका दांत हड्डी कमजोर हो जाएगा। इसका स्रोत है कैल्शियम का दूध हो गया, सोया दूध, दही, चीज, पनीर। इससे आपका अस्थि और दंत क्षय मतलब दांत टूटने लगेगा एज से पहले। दुर्बल अस्थियां मतलब हड्डी कमजोर हो जाएगी और दंत क्षय होगा। आयोडीन, आयोडीन हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। आयोडीन युक्त नमक सिंघारा समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। सिंघारा जो लाल कलर का देखेंगे समुद्री सिंघारा मिलता है, वो जल सिंघारा जिसको बोलते हैं। इसकी कमी से घेंघा यानी कि गाइटर रोग होता है, जो गले में गलकंड बोलते हैं, और इससे गर्दन के अग्र भाग में सूजन देखने को मिलता है, आगे वाले भाग में। अब है आयरन। आयरन मतलब लौह तत्व, खून की कमी। ये रक्त का महत्वपूर्ण घटक है आयरन। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो हरे पत्तेदार साग खाइए, चुकंदर, अनार, इस सभी से आपको आयरन मिलेगा। सेब से भी मिलता है ना। इसकी कमी से एनीमिया या फिर एनीमिया को ही रक्त अल्पता बोलते हैं, इसकी ये बीमारी होती है। इससे कमजोरी हो जाएगा, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो आई होप आप लोग इस चार्ट को समझ गए होंगे, और ये चार्ट पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। दिया है कि चित्र 3.5 से आपने सीखा कि विटामिन ए, B1, C और D, ए, B1, C और D और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये सभी आपका खनिज है। ये खाद्य घटक के दो समूह हैं, एक विटामिन और एक खनिज, जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। लेकिन हम विटामिन और खनिज की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आप देख लिए। ठीक है, तो ये सभी सोर्स वहाँ पे आपको दिखाया गया है। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता करते हैं तथा रोगों से सुरक्षा और रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। इसको नोट कीजिएगा। पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो जो घटक ऊर्जा प्रदान करे, शारीरिक वृद्धि में सहायता, रोगों से सुरक्षा, रोगों को ठीक करने में सहायता और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सही से चलाएं, उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार में मतलब हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सम्मिलित है। इसके अलावा हमारे फाइबर, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट, सभी के अलावा आपको जो है फाइबर का भी जरूरत पड़ता है, रुक्षांश का भी। रुक्षांश क्या करता है? हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। सभी लोगों को दिया ही जाता है। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज से भरपूर है, विटामिन और खनिज से। यद्यपि विटामिन और खनिज की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, लेकिन वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। मतलब इसकी मात्रा, कम मात्रा भी अगर आप लेते हैं तो आपको शरीर को जो है ये स्वस्थ रखेगा, लेकिन लेना चाहिए। कच्ची और पकी हुई साग भाजी, कच्ची और पकी हुई साग भाजी में क्या अंतर देखते हैं? कच्ची और पकी हुई साग भाजी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ आप कच्चे खा रहे हैं और कोई चीज़ पका के खा रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? चलिए समझते हैं। क्या आपने कभी देखा कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें जो विटामिन सी और कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। यानी पकाने पर क्या हो जाता है, उसमें विटामिन और कुछ पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी विटामिन नष्ट हो सकते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोआ जाना आवश्यक है, क्योंकि सारे नष्ट नहीं होते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो कोई नहीं, इसको धोना जरूरी होता है। जब भी कोई फल खाएं उसको बस धो के खाएं।
यहाँ दिया हुआ कि क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं। इसका मतलब है कि सभी पोषक तत्व हमें पेड़ और जंतु से नहीं प्राप्त होते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। तो ये आप कंफर्म हो गए। फल और साग आहारी रेशे हैं जिसको फाइबर बोलते हैं। फल और साग आहारी रेशे से भरपूर हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आवश्यक पोषक तत्व के अलावे, अभी जो आप पोषक तत्व पढ़े हैं उसके अलावे भी आपको हमारे शरीर को आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रुक्षांश, हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे आहार का आवश्यक घटक है। फाइबर, यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। कंस्टिपेशन वगैरह जिन्हें रहता है उन्हें कहा जाता है कि आप आहारी रेशा का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, है ना। इससे क्या होता है कि वो ठीक रहता है, तो इसको सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। पादप मतलब प्लांट से, जैसे कि हरे पत्तेदार साग सब्जी हो गया, ताजे फल खा सकते हैं, साबुत अनाज जैसे चना हो गया, भिगोकर आप उसको फुला के खाइए, स्प्राउट्स इसको बोलते हैं, दाल, मेवे, ये सभी रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। अब यहाँ क्या कहा गया, देखिए, मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। वो कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? आसान है। खीरा वगैरह क्या करता है, हमारे शरीर को हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, जल देता है। यहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाना चाहिए। जहाँ तक आपसे संभव हो आप लोकल में जो साग सब्जी उगाया जाता है उसको खाने की कोशिश करें। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारा ग्रह पृथ्वी जो है इसको भी एक अच्छा लगता है, अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। जल, यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। कभी खाना खा के पानी मत पीजिए, ठीक है, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिएगा कि सही से आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, है ना। ये पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। तो जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन 1918 से लेकर 2019 तक इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थ का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की स्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटक में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण अभी वर्तमान नाम है इसका, कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब है अगला कि भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। जो भोजन के घटक है उसका परीक्षण कैसे करें, आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड क्या है? ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मंड, वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षण से लगाया जा सकता है। किससे? सरल परीक्षण से। जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थ में मंड यानी स्टार्च, मंड, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले मंड यानी स्टार्च के लिए प्रयोग करते हैं तो क्रियाकलाप 3.5 में जांच करते हैं। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का टुकड़ा हो गया, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कूटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कूटा हुआ नारियल का बुरादा ले। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं और भी कोई खाद्य पदार्थ ले सकते हैं परीक्षण के लिए।
प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग प्लेट में इसको रखा गया है। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन बिलियन 2.2 से लेके 3 बूंद डालें, यानी 2 से 3 बूंद उस पर तनु आयोडीन का बिलियन जो मिलता है मार्केट में मिलता है, इसको आप डाल सकते हैं। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया। जिस खाद्य पदार्थ पे आप डाले उसका रंग में परिवर्तन आया। क्या यह नीला काला हो गया। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर जिस पदार्थ पे आप रखे हैं उसका कलर नीला या काला हो जाता है तो इससे ये पता चलता है कि उसमें मंड यानी वसा है, मंड यानी स्टार्च है। अब है वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए परीक्षण की बात करें तो क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया था उनकी छोटी मात्रा ले। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। पानी अगर उसमें है तो उसे सूखने दीजिए, ठीक है, सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बना। आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है। जो तैलीय धब्बा कागज पर आया उसका आने का कारण है कि उसमें वसा है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। क्या करेगा, तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। प्रकाश के सामने लाएंगे तो आप इसके धब्बों से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देगा। कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा, जो वहाँ पे तेल लगा होगा, जो भी तेलीय पदार्थ लगा होगा उसके कारण क्या करेगा, प्रकाश आपको आर पार दिखाई तो देगा लेकिन साफ नहीं, धुंधला दिखाई देगा। और ये धब्बा जो है दर्शाता है कि ये वसा की उपस्थिति को। इनमें से किन पदार्थ में वसा होती है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। अब जो पदार्थ आप लिए थे परीक्षण के लिए उसमें नोट कीजिए कि किस में वसा है, किस में नहीं है। अब है क्रियाकलाप 3.7, आइए जांच करें, जिसमें है प्रोटीन के लिए परीक्षण। ये इस क्रियाकलाप को ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटीन का परीक्षण है। इसमें क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलाप में परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ को ले। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खड़ल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट बना ले, चूर्ण बना ले, दैट मीन्स चूर्ण बना ले। यहाँ पे कुछ सावधानी भी आपको बरतना है, जो अगर स्टूडेंट कोई करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ सावधानी ये है कि ये जो है वो रासायनिक हानिकारक है। इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अभी हम जो केमिकल के बारे में पढ़ेंगे वो एक रसायन है जो हानिकारक है। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो ले। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डाले और ना ही इनको सूंघने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चूर्ण बना लेना है उस ठोस पदार्थ का। अगर ठोस पदार्थ में है तो प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। आधा चम्मच। प्रत्येक परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करें। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालें। कितना, 2 बूंद। अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा का विलयन 10 बूंद डालें। परख नली को अच्छी तरह हिलाएं। उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। कुछ मिनट तक। आपने क्या देखा होगा कि कुछ परख नली के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंगनी रंग होने का मतलब कि उसमें प्रोटीन है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में लिखें। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाता है। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाता है। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मूंगफली में ये इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है। इनमें से किन खाद्य पदार्थ का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं। ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। ऐसा पता लगाएं कि किसमें ये तीनों चीज़ अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बताया गया है। आप ये समय भर सकते हैं परीक्षण करने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं संतुलित आहार को। क्या है संतुलित आहार।
क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं समान होती है? सभी व्यक्ति का? क्या आपको और आपके दादा दादी, नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्व के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। बच्चे में कम, बूढ़े सियानों में ज़्यादा, जो वयस्क होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है ना। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ की तालिका तैयार की थी। बिल्कुल किए थे। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व, अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं, यह आपको जांचना है। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्व अथवा अन्य घटक इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है, और ये भी पता करना है कि अगर नहीं है उसमें तो क्या सम्मिलित करने का जरूरत है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि, विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश, जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार में आपको ये सभी कुछ आना चाहिए। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? नीचे दिए गए एक आलू चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधित जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। ठीक है, एक आलू चिप्स लेते हैं, अगर उसमें देखिएगा तो उस पर क्या क्या लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि ऊर्जा है 536 कैलोरी, वसा 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, आहारी रेशे 4-8 ग्राम। एक आप चना, भुने हुए चना का पैकेट लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है 355 कैलोरी, किलो कैलोरी आपका ऊर्जा है, वसा 2.62 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम है, प्रोटीन 18.64 ग्राम है, आहारीय रेशे 16.8 ग्राम है। देखिए इसमें सब कुछ अवेलेबल है। क्या आहार के पैकेट पर पोषण संबंधित जानकारी के आधार पर आप इनसे कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? कुछ खाद्य पदार्थ में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। मतलब जिसमें अधिक कैलोरी होगा उसमें शर्करा का मात्रा ज़्यादा होगा। उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। बहुत कम मात्रा में ऐसे पदार्थ में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन पदार्थ को अस्वस्थ प्रदत्त खाद्य यानी कि जंक फूड कहा जाता है। क्या कहते हैं? जंक फूड। इन खाद्य पदार्थ में आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोनेट पेय शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधित रोगों से पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन याद रखना चाहिए, स्वास्थ्य ही परम धन है। बोली थी कि स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना, जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल और सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है ना। क्रियाकलाप 3.9 में जिन खाद्य पदार्थ का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आप जो क्रियाकलाप किए थे उसमें कौन कौन सा जंक फूड है? ठीक है, आलू जंक फूड नहीं है, खीरा नहीं है, उबले चना नहीं, उबले चावल भी नहीं है, उबले चने भी नहीं, उबले चने आपका नहीं होगा, है ना। मूंगफली है, रोटी, ब्रेड नहीं है, नारियल, ये सब कोई जंक फूड नहीं है। कोई भी जंक फूड इसमें नहीं है। ये दोनों आपका जंक फूड है, इसको आप नहीं खाना चाहिए। ठीक है। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण यानी फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीनिक नमक, शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ के उदाहरण है। शिशु आहार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फजाई बोलते हैं। फजाई एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करता है कि कौन सामान खाने लायक है या नहीं। ये उसे एक टैग देता है, जो खाने वाला है उसका इस पर टैग रहता है, इस ऐसे लिखा रहता है। तो आज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ खाइएगा तो उस पैकेट पे इसका साइन जरूर देखिएगा। अब आता है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज जो कि पोषक अनाज होता है। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी, सावा जैसे अन्य अनाजों के बारे में सुना होगा। सावा छोटा छोटा दाना टाइप का होता है। ये भारत के देशज फसलें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थिति में सहजता मतलब आसानी से उगाया जाता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कंदन मतलब मिलेट भी कहा जाता है। कंदन, मिलेट, मोटा अनाज सब कहा जाता है। क्या आपने कभी कंदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? कंदन छोटे आकार के अनाज होते हैं, छोटे आकार के,
और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। कंदन ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज आहारीय रेशे के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। कंदन को क्या कहते हैं? पोषक अनाज। ये हमारे शरीर के समान कामकाज के लिए आवश्यक संतुलन आहार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आता है फूड माइल, यानी खेत से हमारी थाली तक खाद्य मील, यानी कि घर खेत से लेके खाने तक का सफ़र हमारा कैसा रहता है, किसान कितना मेहनत करता है, इसके बारे में समझिए। खेत से भोजन हमारी थाली में कैसे पहुंचता है? खेत से भोजन हमारी थाली में कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? इस प्रक्रिया में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? नहीं जानते होंगे। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करते हैं। यहाँ देखिए, ये एक चक्र है। सबसे पहले हम देखेंगे जो किसान है, पहला काम क्या होता है? किसान द्वारा फसल को उगाना। किसान सबसे पहले बीज बोता है, पेड़ निकलता है ना, उसका देखरेख करता है, उसे बड़ा करता है, फिर उसमें अनाज होता है। अनाज की फिर क्या करता है? मराई करता है, ओसाई करता है, मतलब उसमें से अनाज को निकाला जाता है। उसको निकालने का उसका भंडारण किया जाता है, उसे जमा किया जाता है, फिर उसे अनाज को पीसना और पैक करना। इसमें भी आपको काफ़ी मेहनत लगती है। इसका पहले सफाई किया जाता है, इसमें से गंदी मिट्टी विट्टी निकाला जाता है धो के, है ना। फिर उसको अच्छे से सब साफ करने के बाद इसको क्या पीसते हैं, पिसवाया जाता है। पिसवाने के बाद इसे खुदरा दुकान तक परिवहन किया जाता है ना। फिर हमारे थाली में ये पहुंचता है भोजन के रूप में। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील यानी कि फूड माइल कहा जाता है। फूड माइल क्या होता है? किसी भी खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पाद से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी। उत्पाद मतलब उसे उगाने से लेकर उसे खाने तक का जो सफ़र होता है उसे हम खाद्य मील यानी कि फूड माइल कहते हैं। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और ये हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, खाना बर्बाद करते होंगे। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। श्रम मतलब मेहनत करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सके। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रिया की समय सीमा यानी कि टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। अब है स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार के खाद्य मील को कम किया जा सकता है। स्थानीय भोजन से क्या होगा? जो आने जाने का खर्चा होता है वो कम हो जाएगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, गाड़ी कम चलेगी, पॉल्यूशन कम होगा, है ना, और स्वस्थ भोजन भी मिलेगा आपको, ताज़ा ताज़ा खाना भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो गया। अब है कार्बोहाइड्रेट, पाक पद्धति, अभाजन्य रोग, वसा, आहार के घटक, खाद्य मील, आयोडीन युक्त नमक, ये सभी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए कुछ सारांश को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ नोट्स देखेंगे और क्लियर करेंगे। संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार के आहार लेते हैं। संपूर्ण भारत में इसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसल की खेती, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद प्राथमिकता, संस्कृति और परंपरा आदि के अनुसार खान पान की आदतें भिन्न हो सकती हैं। समय के साथ पाक पद्धति परिवर्तित हो गई। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आहार हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। आहार हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इसके अलावा आहारी रेशे, जल भी भोजन के आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। विटामिन और खनिज, संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषकों की कमी से रोग या विकार हो सकता है। लंबे समय तक किसी की कमी से जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि इनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन, आहारी रेशे कम होते हैं। मिलेट को मोटा अनाज यानी पोषक अनाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा होता है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को हम खाद्य मील कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य मील। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके। इस तरीके से ये चैप्टर 3 जो था आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे वैसे तो हम बता ही दिए हैं, खास करके ये सारा फैक्ट्स को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इतना को, ठीक है, इसमें से ढूंढ के, और जो आपको और लगे कि ये सभी इंपॉर्टेंट है आप नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे। और इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपका रहेगा। साथ में जो और वीडियो चल रहा है, लूसेंट का है, चाहे एसपीटी का है, या फिर 360 डिग्री का बुक चल रहा है, सब कंप्लीट करवाएंगे हम धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।